ओके, तो भाई हम क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे थे, क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे थे, जिसके अंदर ये हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी शेल्स। शेल्स हैं या ऑर्बिटल्स हैं या सब शेल हैं, क्या हैं ये? तो सर ये सबसे सब शेल है। ये सर एस पी ऑर्बिटल्स हैं। डी एफ और चलो ठीक है, बाइटल्स। सर ये देखो, ऑर्बिटल्स। ये जो हैं ये ऑर्बिटल्स हैं। बाकी ये यस वेरी ये जो हैं आपके ये सब शेल्स हैं। ओके, तो देखो, आपका जो एस होता है, एस जो आपका सब शेल होता है वो कम्प्लीटली राउंड होता है। ठीक है, कम्प्लीटली राउंड होता है, चारों तरफ से उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो इन कंसेप्ट को, ये आपसे डायरेक्टली सवाल कोई नहीं पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या, ये वो कोई डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये कंसेप्ट आपके आगे काम आएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ इनकी शेप्स को लेकर। ओके, Sir, जी हाँ what is the difference between orbits and orbitals? भाई, ऑर्बिट जो होता है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है जिसके जिसके चारों तरफ कोई चीज़ घूमती है। ठीक है, वो होता है आपका ऑर्बिट। लेकिन ऑर्बिटल जो होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। सर सब मतलब शेल में और इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट difference है? जी बोलिए, दोबारा बोलिए। मतलब इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एरिया जी हाँ, जो इन ऑर्बिटल। ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये जितना भी आपको एक क्लाउड टाइप दिख रहा होगा, ये इस क्लाउड के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, इसको कहेंगे ऑर्बिटल। सर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन किसी को नहीं पता होती। नहीं जी, किसी को नहीं पता होती। ओके, सर सब कुछ हाइपोथेटिकल है। जी हाँ जी, सब कुछ हाइपोथेटिकल है, सब कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस पर आधारित है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मैथमेटिकल रिलेशंस। जितने फॉर एग्जांपल ये एसपीडीएफ जो आए हैं, ये भी मैथमेटिकली आए हैं, और इनके शेप्स जो आए हैं वो भी मैथमेटिक्स ही प्रूव करती है, और क्वांटम नंबर्स जो हैं वो भी मैथमेटिकली ही आए हैं, देखा नहीं है किसी ने कुछ भी। ओके, अरे सही है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम देख लें तभी पढ़ाएं? उसके लिए तो अभी आज से 100-200 साल आगे जाना पड़ेगा, जब जाके पता होगा। सर जी सर ऑर्बिट के अंदर होते हैं सब शेल्स। हाँ, ऑर्बिट के अंदर होते हैं सब शेल्स। ऑर्बिट जो होता है आपका वो शेल होता है एक तरीके से। असल में ऑर्बिट तो देखो सर्कुलर होता है, लेकिन जो आपका शेल जो होता है वो पूरा स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब 3 डायमेंशनली होता है। ओके, तो ये डिफरेंस है मेन। तो एक बार दोबारा हम देख लेते हैं क्या है ये। हमारा एस जो होता है देखो, कम्प्लीटली स्फेरिकल है। कम्प्लीटली स्फेरिकल होने का मतलब है कि उसकी बाउंड्री जो है, एक तरफ से उसकी पूरी बाउंड्री यूनिफॉर्म है, और एस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अच्छे से अटैच हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि चारों तरफ से बिल्कुल ये यूनिफॉर्म है। ओके, एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अच्छे से टाइटली बाउंडेड हो सकते हैं। रीज़न क्या है जी? रीज़न ये है, क्या रीज़न है कि एस की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरी यूनिफॉर्म है। भाई एक आप वो ले लो ना, कोई भी बॉल देख लो, बॉल के अंदर चारों तरफ से बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है वो। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस के अंदर बहुत अच्छी है। ओके, अगर मैं पी की, अरे मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? ये सर आ रही है। ओके यस सर आ रहे हैं। ओके ओके, अब ज़रा पी के साथ आइए। पी के अंदर ये देखिए कि पी हमारे कितनी तरह के हैं? 3 तरह के हैं जी। P-1, ठीक है जी, P हमारा -1 है, P0 है और P1 है। ज़रा यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एरिया में ये और इस एरिया में इसमें है, इधर यहाँ पर और यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और इधर यहाँ पर होगी। कंप्लीट यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है।
समझ में आ रही है बात? एज कंपेयर टू Yes, एस, sir. एज कंपेयर टू एस, पी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के. ओके अरे छोड़ो टाइटली बाउंडेड और लूजली बाउंडेड छोड़ो. एक बात बताओ, आप खुद सोचो ज़रा, एस के इलेक्ट्रॉन और पी के इलेक्ट्रॉन कौन न्यूक्लियस को अच्छे से ढक सकते हैं? एस के, क्योंकि वो पूरे राउंड है, और पी के Very जो है एस के वेरी गुड. एस के इलेक्ट्रॉन ने ढक लिया ना. अब ज़रा एक मुझे चीज़ अपने खुद सोचना, ये चीज़, अगर एस के इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस को ढक दिया तो अब भाई हमें मालूम है कि एस के बाद आता है पी, फिर आता है डी, फिर आता है एफ. यस और नो? यस ये तो सबको पता है ना. पहले Yes, एस sir. आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है. अब Yes. जरा खुद ये सोचो, अगर एस के इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड कर लिया, अच्छे से कवर कर लिया, तो क्या पी के अंदर जितने फोर्स लगनी चाहिए थी उतनी लगेगी? भाई न्यूक्लियस तो ढक लिया मैंने, क्या उतनी ही फोर्स लग जाएगी? नहीं No, लगेगी, sir. थोड़ी सी कम हो जाएगी. इतनी बात समझ में आई? थोड़ी सी Yes, sir. कम हो जाएगी. अब Yes, होता sir. क्या है, जो हमारा एस है, एस ने बहुत अच्छे से न्यूक्लियस को शील्ड कर लिया. वर्ड सुनना, शील्ड कर लिया. शील्ड का मतलब ढक लिया, और इसी को बोलते हैं असल में शील्डिंग इफेक्ट. कि एस के इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी थी वो बहुत अच्छी थी चारों तरफ से, जिस वजह से एस ने पूरे न्यूक्लियस को ढक लिया, जिसने न्यूक्लियस को शील्ड कर लिया. और इस शील्डिंग की वजह से एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अच्छे से बाउंडेड हो जाएंगे और थोड़े थोड़े करीब आ जाएंगे. ओके अब एस के अगर थोड़े थोड़े करीब आ गए तो हुआ क्या, पी कह रहा है कि भाई बीच में तो एस आ गया, अब मैं कैसे जुड़ूं न्यूक्लियस से? तो क्या होगा, ओहो इतनी तो न्यूक्लियस से बाउंडेशन नहीं होगी इसकी. अगर बाउंडेशन नहीं होगी तो पी हल्का सा दूर चला जाएगा. इतनी बात समझ में आई? लिख कर दिखाते हैं, थोड़ा सा लिख कर दिखाते हैं. आइए, ये है आपका, भाई ये है आपका S. ओके, S की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत बढ़िया है, जिस वजह से ये जो है न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला आएगा, यानी कि अच्छे से इसको शील्ड कर लेगा और हल्का सा श्रिंक भी हो जाएगा. अब क्या होगा, अगर मैं P की बात करूं तो भाई P तो ऐसा है, नॉर्मली हम आइडियली हाइपोथेटिकली जो सोचते हैं तो P तो ये हो गया, ये P आपका X, ये हो गया आपका PY, और एक ब्लू कलर का बना देते हैं, मतलब ये सामने की तरफ और ये पीछे की तरफ. अरे ये चीज़ समझ में आ रही है क्या बनाया मैंने? Yes, sir. ये Yes, S और P sir. हैं. अब ज़रा ये सोचो कि S ने जब इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से ढक लिया तो S क्या हो जाएगा जी, थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा. और P क्या हो जाएगा, P ना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. वेरी गुड, बड़ा हो जाएगा. ये इफेक्ट बड़ा काम का है आपके लिए, ये इफेक्ट बड़ा ही काम का है. अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ो, अपने कंसेप्ट को ऑफ प्रिंसिपल तक लेकर आओ. ऑफ प्रिंसिपल में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि ऐसा है बच्चों कि जी 4s पहले आ जाता है लेकिन 3D बाद में आता है. यस और नो? Yes, yes, sir. है ना? तो उसका असल रीज़न यही है कि भाई ऐसा होता है कि हमारा 4S जो है वो इतना ज़्यादा टाइटली बाउंडेड हो जाता है कि वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है. और उसके अंदर जो 3S था, इसके अंदर जो 3S था, इसने न्यूक्लियस को इतने अच्छे से बाउंड कर लिया कि 3D बेवफा हो गया, 3D दूर चला गया और 4S अंदर आ गया. तो ये रीज़न होता है कि 4S की एनर्जी पहले आती है और 3D की बाद में आती है. अरे कंसेप्ट समझ में आया? Yes, sir. समझाने का असल मकसद सिर्फ इतना था कि भाई ऐसा है, आपका S जो है
वो अच्छे से शील्ड करता है न्यूक्लियस को, उसके बाद पी करता है, उसके बाद डी करता है, और सबसे पुअर, सबसे खराब शील्डिंग जो होती है वो किसकी होती होगी? एफ की। F। अरे इतना समझ में आया भाई? अभी तक यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। बहुत बेसिक सी Yes, बात sir। बताई है। चलो बहुत सर बढ़िया। मतलब जैसे जैसे ये सबशेल्स एस इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ जब आप एफ ब्लॉक पढ़ोगे ना आगे, वहाँ पर एक कंसेप्ट पढ़ोगे कि लेंथेनाइड्स जितने हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो थोड़े थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, एफ जो होता है ना, बहुत अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता न्यूक्लियस को, जिस वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियस पे, जिस वजह से वो और ज़्यादा छोटे होते रहते हैं। बाद में बताऊँगा जब शायद 12th में, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट यहीं से आए हैं सारे, इसलिए ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, ताकि बेस बनता रहे, ठीक है। तो ये समझ में आया जी, शील्डिंग किसे कहते हैं, किसकी अच्छी सबसे ज़्यादा शील्डिंग होती है? ओके, यहाँ तक सब क्लियर है जी सबको? Yes, sir. कोई यहाँ तक डाउट किसी Yes, को? sir। कुछ पूछना है? No, sir। ओके सर जी हाँ, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम रिपीट कर दीजिएगा आप। बिल्कुल अभी आएंगे क्वांटम नंबर पे, अभी वापस आएंगे, बिल्कुल वापस आएंगे। सर मुझे समझ नहीं आया 4S पहले क्यों आएगा और 3D बाद में। 4S पहले क्यों आएगा और 3D बाद में क्यों आएगा? ओके भाई, ऐसा है, जो हमारा 3D था, 3D की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर भाई, वो तो डी है यस। है ना। तो जिस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा ही खफा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही उसका न्यूक्लियस से जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाएंगे, जिस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ही पीछे चला जाएगा, ज़्यादा ही दूर चला जाएगा। और वो थोड़ा ज़्यादा दूर जाएगा, लेकिन अब उसको कंपेयर करो आप 4S से, तो 4S जो होगा उसकी तो शील्डिंग अच्छी होगी, जिस वजह से वो थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए होता क्या है, 3D होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये हमारा ये पार्ट, एक मिनट, 1 सेकेंड, ओके। फॉर एग्जांपल ये पार्ट, मान लो फॉर एग्जांपल मेरा फेस है, तो ये फेस जो है मेरा एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर 3D होना चाहिए और उसके बाहर जाकर 4 होना चाहिए। हुआ क्या, 3D के अंदर इतनी ज़्यादा क्या नाम है, शील्डिंग ना होने के वजह से ये न्यूक्लियस से खफा हो जाएगा जी, दूर चला जाएगा। और 4S जो है भाई, वो S है, उसकी शील्डिंग बहुत बढ़िया है, जिस वजह से वो अंदर चला जाएगा और ये बाहर चला जाएगा। इसलिए 4S पहले आता है और 3D बाद में आता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग इफेक्ट। 4S जो था वो पेनिट्रेट कर गया डी के अंदर, 3D के अंदर, ठीक है। सर ऐसे तो सारे जो S है वो पहले आने चाहिए। कोबाल्ट के आपने उसमें 1S 2S और फिर 2P और फिर 3S लिखवाया है। देखो स्टार्टिंग में तो जब S छोटे तो छोटे से सर होते है। हैं ना, जब छोटे छोटे से होते हैं, छोटे बच्चों में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उनको बीमारियां भी कम होती हैं। लेकिन जब बड़े होने लगते हैं, 30 40 50 की एज पे जाने लगते हैं, अरे 3rd शेल 4th शेल पर आने लगते हैं, तो उनमें बीमारियां, डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी आप एक्सेप्शंस, अजीब अजीब सी चीज़ें देखोगे, वो बाद में दिखेंगे आपको 3D के बाद, 3S 3P के बाद, जहाँ पर आपका D ऑर्बिटल शुरू हो जाता है। ओके, जो छोटे छोटे होते हैं उसमें कोई ऐसा खास डिफेक्ट नहीं होता। इट इज़ ये डिफेक्ट तो नहीं है, नेचुरल फिनोमिना है, एक्सेप्शन भी कहते हैं लोग, लेकिन इट्स नॉट एन एक्सेप्शन। ये एक कंसेप्ट है, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो एक्सेप्शन लेके देते हैं लोग। ओके, अभी ये चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर होंगी। अभी मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि जी Yes, ऐसा sir। ऐसा भी आपको सुनने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है। ओके, तो ये हैं आपके सारे शेप्स, ये अच्छे से देख लेना जी शेप्स को। ये आपका S ऐसा होता है जी, P ऐसा होता है, ये D है। देखो मैंने बताया था डबल डम्बल, कितने सारे डबल डम्बल हैं, ये और ये, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों है, बाद में बात करेंगे, जब 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करेंगे। ये देखो ये F, यहाँ पर आपके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ 4 लोब हैं, यहाँ पर 6 लोब होती हैं टोटल मिला के, 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका F।
ये आपके शेप्स हो गए कि शेप भाई ऐसे ऐसे होते हैं। अब एक चीज़ मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल ये एस है, एस के अंदर ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री का क्या मतलब है? ये एस है आपका, है ना, ये एस होता है, इसका इस बाउंड्री का क्या मतलब है? बाउंड्री का ये मतलब होता है जी कि इस बाउंड्री के बाहर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है सर नोड। हाँ, वो इस बाउंड्री के बाहर है जी नोड। इसके ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है नोड, यस सर। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। और न्यूक्लियस के पास भी बहुत अच्छा खासा एरिया एक नोड का होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ओके, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो दी जाती है वो इस बाउंड्री पर ही दी जाती है कि 99% हम कह सकते हैं कि इस बाउंड्री पर इलेक्ट्रॉन होगा। ये भी तो है hypothetical है। सर थोड़ा डोनट जैसा शेप है ना? नॉट अ काइंड ऑफ द डोनट। अरे बॉल देखिए, प्लास्टिक वाली बॉल, उसको तोड़ा है कभी? है, उसको जब तोड़ते हैं कैसा होता है, वो बीच में जो अंदर अंदर प्लास्टिक, उसके अंदर बीच में प्लास्टिक तो होती नहीं है, बीच में तो खाली होता है, पूरा शेल होता है वो। लेकिन आउटर एरिया में जो प्लास्टिक होती है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन ऑफ द प्लास्टिक, यानी कि कह सकते हैं दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस जिस एरिया में प्लास्टिक थी वही वाला एरिया, वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन आपका पाया जाएगा। ओके आओ जी, अब दोबारा से आते हैं जरा एक बार क्वांटम नंबर्स पे, जल्दी से रिवाइज करते हैं। आज क्वेश्चंस भी करेंगे और इंशाल्लाह आज चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज को और जितने भी डाउट्स हों इस चैप्टर से रिलेटेड वो पूछते रहना साथ साथ। भाई हमने 4 तरह के क्वांटम नंबर पढ़े थे। पहला क्वांटम नंबर क्या था हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर, जी हाँ, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। जी हाँ, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या कि जिनको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। थर्ड वाला जो था हमारा उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और चौथे वाले को हम क्या कहते हैं जी? चौथे वाले को हम कहते हैं मैग्नेटिक स्पिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश सबको, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे शेल, ये शेल होते हैं, ये शेल को डिफाइन करते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन वैल्यू से। अब एक एजीमुथल की बात करें तो एजीमुथल जो होते हैं वो होते हैं हमारे सब शेल, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। जी हाँ, सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब शेल, इनको हम डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, एल से। और एन से एल निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? n-1। n-1 करो तो आपको टोटल नंबर ऑफ एल आ जाएगा। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास चौथा शेल है, चौथा क्या है जी? n=4 है चौथा शेल। इसके अंदर मैं अगर निकालना चाहूँ कि इसके अंदर कितने सब शेल होंगे तो कितने होंगे जी? टोटल मिलाकर 0, 1, 2 एंड 3। इस तरीके से निकालते हैं, 3 नहीं, 0, 1, 2 एंड 3 ऐसे करके निकालते हैं। सर ये हुआ था 4 ही पर। हाँ बेटा, हाँ हुआ 4 ही। ये एल मैक्स की बात हो रही है, एल मैक्स। एल की वैल्यू मैक्सिमम इतनी होती है जी n-1, यानी कि आखिरी में 4 आएगा। अब एल के लिए अगर मैं बात करूं तो 0 अगर आ गया, 0 को हम क्या कहते हैं? एस। अगर 1 आ गया एल हमारा, उसको हम क्या कहेंगे जी? पी। अगर हमारा 2 आ गया तो क्या कहेंगे? डी। और अगर हमारा 3 आ गया उसको हम कहेंगे एफ। ठीक है, इसके आगे जाने के लिए हमें 100 साल आगे जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आ गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जहाँ तक हमने पढ़ा था, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ये थोड़ी से कह सकते हैं कि थोड़े से हमें अभी तक चीज़ें समझ में नहीं आई। सर आपकी बात बहुत बढ़िया लग रही है, अभी तक सब शेल तक तो सब बढ़िया था, लेकिन मैग्नेटिक आने पे हम घबरा गए। क्योंकि जी कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको करने के लिए आप ये देखो, फॉर एग्जांपल मैं एस की बात करूं तो एस के लिए एल वैल्यू कितनी होती है? एस के लिए एल वैल्यू कितनी होती है भाई? 0। वेरी गुड, वेरी गुड, 0 होती है। और इसके अंदर अगर मैं m चाहूँ तो m कितना होता है जी? हमेशा याद रखना m जो होता है वो होता है जी -L से +L के बीच।
माइनस एल से प्लस एल के बीच। ओके, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास P है तो P का जो L वैल्यू होती है कितनी होती है जी? 1 होती है। और यहाँ पर M की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? -1, 0, वेरी गुड। अगर मैं D की बात करूं तो D के अंदर 2 होता है L वैल्यू, और इसके अंदर -2, -1, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं F की बात करूं तो F के अंदर 3 होता है इसका L, -3 से लेकर बीच के सारे इंटीजर्स। वेरी गुड भाई, अब यहाँ तक समझ में आ गया है M का सीन क्या है? ओके, ऑल गोइंग गुड। अब यहाँ पर आप अपने आप देख सकते हो गई भाई, S के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल है, P के अंदर 3 है, इसके अंदर कितने हैं? 5, और इसके अंदर 7। भाई ऑड का सीन चल रहा है, 1 3 5 7 ऑड सीन है सारा, ठीक है। और ये चीज़ आपको मैंने आखिर में बताई थी कि आखिरी वाला जो क्वांटम नंबर होता है वो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होता है। अब ये स्पिन हमें लग रहा है कि सर आप तो कह रहे थे कि घूमने वाली स्पिन, लेकिन असल की इसमें स्पिन इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ तो देखा नहीं होगा किसी ने भी। तो ऐसा है, ये स्पिन का कंसेप्ट भी मैथमेटिकली डिराइव हुआ है, मैथमेटिकल रिलेशन है। इसका ये मतलब है कि अगर आपके घर में आपके फॉर एग्जांपल आपके फादर से मेरी बात हुई किसी से भी, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा एक बेटा है एक बेटी है। ओके, वेरी गुड। अब अगर मैं आपके घर में जाता हूँ, एक मिनट, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके घर में जाता हूँ और एक बेटे से मुलाकात हो गई, तो दूसरा कौन होगा? कौन रह गया? बेटी। तो कहने का मतलब ये है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन का है तो दूसरा सिर्फ और सिर्फ माइनस हाफ स्पिन का ही हो सकता है। इसका और दूसरा मतलब ये आ गया कि सर ऐसा है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ये थे हमारे क्वांटम नंबर का बेसिक स्केलेटन, यानी कि क्वांटम नंबर्स कैसे होते हैं, हम उनको किस किस तरीके से लिख सकते हैं। यहां तक किसी को तो कोई डाउट नहीं है? नो सर, थर्ड वाले समझ में नहीं आया। हाँ, थर्ड वाले समझ में नहीं आए। ओके, और किसी को? भाई वो सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। फोर्थ वाला, ओके 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 सर, 4। ठीक है। तो भाई हमारा जो थर्ड वाले जो थे मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, जो सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, तो भाई ऐसा होता है। असल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो असल मतलब होता है वो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है इनका, ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या बला आ गई सर, हमने तो नहीं सुना कभी। असल में सीन ये है, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली के अंदर हमने बात करी थी, तो हमने कहा था MVR = h/2π। याद है किसी को? यस सर। अरे याद होगा सबको। यस। NH/2π था, MVR = NH/2π, है ना? तो असल में हम करते क्या हैं, ये एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यूज़ हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ L × L+1। ये हो गया हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्या चीज़ है ये? ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ज़रा सोचो, मैंने सिर्फ S की बात करी, किसकी बात करी? S की। चलो मान लो S की मैंने बात करी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो S की अगर मैं बात करूँगा, S की अगर मैं जो भी बात करूँगा, तो भाई S के लिए मैंने ये भी 0 रखा, ये भी 0 रखा, ये आ गया √1। तो सिर्फ एक हमारी लाइन आएगी, डायरेक्ट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी h/2π की। ओके, अब मैं मान लो यहाँ पर मैं 1 रखूँ, और अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी से। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो √2 हो गया ना? √2
√2 अब अगर मैं √2 कभी भी h/2 रूट से नॉर्मल नंबर निकालता हूं तो उसकी हमेशा दो वैल्यूज होती हैं, प्लस की भी और माइनस की भी। -2 ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो +2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 4। तो इसलिए हम कहते हैं √4 की वैल्यू सिर्फ +2 नहीं होती बल्कि +2 और -2 दोनों होती है। ये बात याद रखनी है मैथ्स में भी। तो सर जो यहाँ पे प्लस माइनस ये स्पिन से रिलेटेड है, किससे बेटा? तो मैग्नेटिक स्पिन होती है हाँ, इलेक्ट्रॉन की, मैग्नेटिक उससे स्पिन से है रिलेटेड। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो √2 आएगा तो हमारा ये आ गया जी √2 प्लस वाला जो √2 h/2 ये आ गया, और ये आ गया एक नीचे की तरफ √2 माइनस वाला h/2। लो जी। तो यानी कि किसकी बात हो रही थी? ये p की बात हो रही थी ना। p के अंदर l की वैल्यू 1 थी। तो देखो कितनी है वैल्यूज, 1 2 और 3 वैल्यूज। इसीलिए हम इसको +1 लिखते हैं, इसको 0 लिखते हैं और इसको -1 लिखते हैं। एक लेवल हो गया ना, ये एक +1 लेवल और ये -1 लेवल। अगर मैं ऐसे ही d की बात करूंगा तो आप d का भी ऐसे करके निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम। Sir, can my games play with this? सर एक बार एस का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता दीजिए। कौन सा बेटा, कौन सा क्वांटम नंबर? सर एस का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। s का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक ही होगा बस, आपका h/2 सिंगल वैल्यू, जब तो उसको 0 कहते हैं, बिल्कुल एक लेवल है। सर जी हाँ सर m = 2l + 1 का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? क्या दोबारा बताइए? m = l = 2l + 1 वाला फॉर्मूला वो बताता है टोटल नंबर ऑफ दी कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। जो फॉर्मूला जिस फॉर्मूले का मैं प्रूफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिस फॉर्मूले का ये जो प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके, इसका आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि सर जी ऐसा है, टोटल m = क्या बताया था आपने? 2l + 1। बस सिंपल बात। l की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 1, यानी कि सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये जो m जो बता रहा है ये नंबर ऑफ दी ऑर्बिटल्स बताएगा। ये जो है h/2 √l × l + 1 वाला फॉर्मूला, ये आपको तीनों बताएगा कि +1 होगा, 0 होगा और -1 होगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी विल डू दिस थिंग्स। ओके जी, ये आ गया हमारा m। अब बात करेंगे हम ms की, मैग्नेटिक स्पिन की। तो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर बड़ा सीधा साधा सा क्वांटम नंबर है। सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहता है कि ऐसा है जी, हमारे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव स्पिन का है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नेगेटिव स्पिन का होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हाफ स्पिन का है +½ का, तो दूसरा ऑटोमेटिकली -½ का होगा। बस स्पिन, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो आपकी स्पिन होती है वो प्योरली क्वांटम मैकेनिकल यानी कि मैथमेटिकल कंसेप्ट है, जिसको हम इमेजिन अगर हम करना चाहें, हमें तो दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन यूं ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन असल में इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता। ये एक प्योर थियोरेटिकल और एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ओके ठीक है जी। अब आ जाइए, अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन की
फिलिंग को शुरू करते हैं। यहाँ तक सबको डाउट क्लियर हो गए? Excuse me, sir. यस प्लीज। Could you please switch off Maria's mic? It's disturbing. ओके ओके अच्छा जी, एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अभी तक जितना पढ़ा है सिर्फ उसी की बात हो रही है, आगे की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कायम है जी 4f में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कायम है 4f के अंदर। यहां पर आपको पॉसिबल वैल्यूज बतानी है किस किस की, n की और l की, m की और s की। पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं बताइए जी। F सब शेल है यहाँ पे। बिल्कुल। और 4 क्या है? 4 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ऑलरेडी डिफाइंड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो अपने आप डिफाइंड है जी 4। सिंपल सी बात, n की वैल्यू आ गई 4। l की वैल्यू क्या होगी? ये भी अपने आप डिफाइंड है। l की वैल्यू f के 4 के अंदर क्या होती है? 3 हो गई। वेरी गुड। m की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती हैं? -3 to +3. वेरी गुड, -3 to +3। s की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं? इधर -½ और +½ वेरी गुड, +½ और +½ और -½ अरे समझ में आ रहा है जी? क्वेश्चन अच्छा लगा? Excuse me, sir. यस 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 सर। यस सर। सर इसमें जो m है इसमें हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे 2l+1? 2l+1 का वो तो हमें टोटल नंबर ऑफ m बताएगा ना। हमें तो पॉसिबल वैल्यूज बतानी है m की कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसके अंदर +3 माइनस, हम इसके अंदर जो लिखते हैं, इसके अंदर स्पेशली जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं -L2 + L। अरे ये याद रख लो, ऐसा होता है। उसके बाद अगर वो टोटल पूछे तो -L से +L तक काउंट कर लेना, और क्या कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्मूले कंफ्यूज करेंगे आपको, बस ये याद रख लो m के अंदर जो कितनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती हैं -L से +L। अब टोटल वैल्यूज कितनी होती हैं काउंट कर लेना जी, -L, -3, -2, -1, टोटल मिला के 7 हो गए। सर तो सारे शेल्स में ही -L2 + L होती हैं जी हाँ, सब में सबके लिए कॉमन। ओके सर ये S हाँ, एस का मतलब स्पिन है सर ये एस क्या है? भाई, मैग्नेटिक स्पिन। इसको एस भी लिख सकते हैं और एम एस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके ओके। तो मुझे अब ज़रा मैं कुछ क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। n = 2 है और l = 1 है। तो ज़रा मुझे बताइए ये कौन सा ऑर्बिट, कौन सा वो है, कौन सा ऑर्बिटल है? 2p। वेरी गुड। 2 है, p है, कैसे पता भाई? n है हमारा 2 और l के लिए क्या होता है? सर LP। p। तो सिंपल सी बात भाई, 2p, बात खत्म। आगे आ जाते हैं। n = 4, l = 0। बताओ जल्दी से। 4s। वेरी गुड, 4s। 4s। अरे ये चीज सबके समझ में आ रही है। Yes, sir. अगर n की वैल्यू मेरे पास n = 5 है और l की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो क्या हो गया मेरे पास? ये 5D 5F। f। अरे भाई साहब, 0 से शुरू होते हैं l, ठीक है। अगर n की वैल्यू मेरे पास 3 है और l की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो क्या हो गया मेरे पास? 3D। 3D। वेरी गुड, ग्रेट। ओके अच्छा जी, अब मैं चारों क्वांटम नंबर को एक साथ लिखता हूँ। ये एक मेरा बनाया हुआ ही है, ठीक है। तो इसको ज़रा अच्छे से समझ लेना। n और n के बाद क्या आता है आपका? l, m और s, ठीक है।
देखो n की वैल्यू जो होगी, n की वैल्यू हमेशा याद रखना है आपको, इसके अंदर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें n, l, m और s की सारी वैल्यूज गिवन होंगी और पूछा ये जाएगा इसमें से कौन सा सही है या इसमें से कौन सा एक गलत है, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है उस चीज़ में आप देख लो। n की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है जी हमारा, लेकिन कभी ज़ीरो नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कभी ज़ीरो, वेरी गुड, कभी ज़ीरो नहीं होगी। तो हमेशा याद रखो इसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन कितनी भी होगी। l की वैल्यू याद रखो हमेशा कभी भी ना तो n के बराबर होगी, ना तो n के बराबर होगी और ना ही कभी Always n less से than. बड़ी होगी। हमेशा n से छोटी वैल्यू होगी l की, हमेशा, ऑलवेज स्मॉलर देन n वैल्यू, हमेशा n से छोटी ही वैल्यू होगी। अब m की वैल्यू जो है पता ही है जी, या तो प्लस l से -L2 प्लस L। माइनस l के बीच में होगी हमेशा। और s की वैल्यू तो पता ही है भाई, या तो ये +1 होगी, प्लस हाफ, या फिर माइनस हाफ। माइनस ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। Yes, sir. ये जो मैं, अच्छा ये याद रखना, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड्स और आपके एंट्रेंस एग्जाम्स सब के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वांटम नंबर का हर तरह का क्वेश्चन ज़रूर आता है। आओ जी क्वेश्चन करते हैं एक। यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 2, m की वैल्यू है -1 और s की वैल्यू है +हाफ। क्या ये क्वांटम नंबर एक्सेप्टेबल हैं या नहीं? No, sir. No, sir. N is equals to मतलब Very good. 0 बहुत always. बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बेटा l इज इक्वल टू 0 ओनली, किसने कह दिया? नहीं सर वो गलत, मतलब हाँ, वो n always से छोटी होनी smaller चाहिए than वैल्यू। n. भाई l की वैल्यू हमेशा n से छोटी होनी, इस वजह से ये सारा गलत है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वेरी गुड, आगे आते हैं। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू -हाफ। इज इट एक्सेप्टेबल? एक्सेप्टेबल। Yes, sir. वेरी गुड, ये भाई एक्सेप्टेबल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे आ जाते हैं। सर। हाँ जी बताइए। सर जी जी। L का केस दोबारा बता दीजिए प्लीज। l का जो केस है वो n की नहीं, मतलब वैल्यू से, ऊपर- हाँ पर जो बताया था आपने। हाँ वो उसी को ही बता रहा हूँ कि भाई ऐसा है, l की जो वैल्यू है वो n से हमेशा छोटी ही होगी, उसके बराबर या उससे बड़ी कभी नहीं हो सकती। जैसे इसमें बराबर थी तो भाई सिंपल सी बात है, हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसके अंदर कम है तो बहुत बढ़िया, m की वैल्यू -l से +l के बीच में होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मान लो m की यहाँ पर मैं 0 लिख देता तो क्या ये एक्सेप्टेबल होता? Yes, sir. वेरी गुड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर +2 लिख देता तो ये एक्सेप्टेबल नहीं. नहीं बस, सिंपल सी बात, ठीक है। आओ जी आगे आते हैं, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 0। बताइए। नॉट Not एक्सेप्टेबल। acceptable. वेरी गुड, नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल का रीजन क्या है? नॉट एक्सेप्टेबल का एग्जैक्टली s की जो वैल्यू है, s की वैल्यू हमेशा +हाफ या -हाफ ही होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, लग रहा है आज की क्लास बहुत मजे लेके पढ़ रहे हैं बच्चे। n इज इक्वल टू 2, हाँ क्या कोई बात नहीं यार, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2 एंड s इज इक्वल टू हाफ +हाफ। बताओ। No, not acceptable. नॉट एक्सेप्टेबल। Not acceptable. तो हाँ हमारा हो गया जी, m की जो वैल्यू है वो -1 +1 और 0 ही हो सकती है। एग्जैक्टली। ठीक है जी, समझ में आया इतना? आगे बढ़े। यस सर। वाला दोबारा बता दिए। ये वाला दोबारा बता दें भाई, m की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू है वो आपकी सिर्फ +l से -l के बीच में होगी। अब यहाँ +l तो 1 है, मतलब l की वैल्यू तो 1 है,
तो इसका मतलब +1 से -1 के बीच में होगी, लेकिन m की वैल्यू तो 2 है, इसका मतलब ये अनएक्सेप्टेबल है। ओके चलिए Yes. अब मैं और आगे के पूछ रहा हूँ कुछ। ये बताइए कि ये वाले शेल्स पॉसिबल हो सकते हैं या नहीं। 1s पॉसिबल है Yes, sir. यस सर। Yes, क्या sir. 1p पॉसिबल होता है? No, sir. अरे लिख लो ना, n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू कितना हो गया 1। पॉसिबल है? No, sir. No, sir. सिंपल सी बात, No, नॉट sir. पॉसिबल, इसीलिए नॉट पॉसिबल। अगर मैं 3f की बात करूं, 3f n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 3, Not possible. No, sir. नॉट No, पॉसिबल। sir. Not possible. इस तरीके से आप ये मालूम भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं 4d की बात करूं, 4d ये पॉसिबल है क्या? No. Yes, sir. Possible. Yes. यस सर। Yes, sir. हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। n की वैल्यू कितनी हो गई 4 और l की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। क्वांटम नंबर बच्चों के दिमाग में जा रहे हैं धीरे धीरे करके। वेरी गुड। अब आ गया हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत बढ़िया आदमी था, उनने सिर्फ एक छोटी सी बात कही, भाई बच्चों घबराओ मत, ऐसा है कि हमारे एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम, भाई एक ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा हमारा, एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे? Opposite. ये उसकी मेन स्टेटमेंट थी। अब इससे हम बहुत सारी चीजें भी निकाल सकते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की मेन स्टेटमेंट जो है वो ये कहती है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन के। ओके, ये हमारी मेन स्टेटमेंट। अब इससे हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं? इससे हम ये भी डिराइव कर सकते हैं कि किसी एक एटम के अंदर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम कभी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर एक ही ऑर्बिटल की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पिन के होंगे, तो चौथा क्वांटम नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ याद करने की बात जो है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपल सी बात एक ये कहता है कि भाई एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों के दोनों कैसी स्पिन के होंगे? Opposite. Opposite spin। ठीक है, और उसकी मेन स्टेटमेंट और उसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या है? दूसरी स्टेटमेंट सिंपल सी ये है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के अंदर अगर हैं, ठीक है, तो उसके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी उसकी? क्या बेटा? एक ऑर्बिटल में विद इन अ ऑर्बिटल it can acquire only 2 electrons but of opposite spin। ओके, चलो जी, हमारा ये आ गया पॉली एक्सक्लूजन। उसके बाद हमारा आता है ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल ने हमें थोड़ा सा क्या किया हुआ है? रुलाया हुआ है। कैसे रुलाया हुआ है? कोई बात नहीं, देख सकते हैं। और वो प्रिंसिपल के कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक रूल चलता है जिसको हम बोलते हैं n+l रूल। जिसकी n+l रूल की वैल्यू, जो n+l की वैल्यू कम, वो पहले भरा जाएगा। जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा, वो बाद में भरा जाएगा। सिंपल सी बात। अरे यस और नो? अरे यस सर ये n+l क्या है? n+l बताते हैं कोई बात नहीं। n+l हमेशा याद रखो बेटा। n+l जो है, जैसे मैंने लिखवाया था ना अभी, क्या नाम है, 3p 4s, ये शेल और सब शेल एक साथ जब लिखा जाता है, ये होता है n वैल्यू और ये होती है l वैल्यू। तो हमेशा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हमने भरे थे 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरे थे। फॉर एग्जांपल हमने, चलो लिख देते हैं, 1s के बाद क्या आता है जी, 2s 2p, और 3 की अगर मैं बात करूँ, 3s के 3 में कौन कौन से होते हैं? 3s 3p और 3d। 4 की अगर मैं बात करूँ, 4 के अंदर कौन कौन से होते हैं? 4s 4p 4d और 4s। अगर मैं 5 की बात करूँ, कौन कौन से होते हैं? 5s 5s 5p 5t 5f 5g। सर मुझे समझ नहीं आया। क्या चीज़ बेटा? सर जी कहाँ से आया? सर ये जो आप पूरा टेबल बना रहे हैं। अरे फर्स्ट के अंदर सिर्फ एक s होता है,
सेकंड वाले में एस और पी होता है, तीसरे वाले में एस पी डी होता है, 4 में एस पी डी एफ होता है। ये यही तो लिख रहा हूँ मैं। सही है, ऑर्बिटल्स है ना, या हाँ, फिर ये ऑर्बिटल्स लिख रहे हैं सबशेल्स? ये हम शेल के अंदर कितने कितने सबशेल होते हैं वो लिख रहे हैं। ये तो भाई वही वाली बात है ना कि एन के अंदर कितने एल होते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो एक s होगा सिर्फ, n इज इक्वल टू 2 है तो s और एक p होगा, थर्ड है तो एस पी डी होगा, ठीक है। 6 की अगर मैं बात करूं तो 6s, 6p, 6d, 6f और 6g और 6h। अब ये g और h में कंफ्यूज हो रहे होगे तो मत लिखना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे आया कहाँ से जी और एफ? हाइपोथेटिकल है, मैं बता तो रहा हूँ। मैक्सिमम चीज़ें इसमें हाइपोथेटिकल ही होती हैं। सर हाइपोथेटिकल तो एच तक होता है ना? एसपीडीएफ भी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका हमें मैथमेटिकल प्रूफ तो मिल गया ना कि ये वाले, और असल में नेचुरली अकरिंग एलिमेंट भी मिल गए, एसपीडी वाले, एसपीडी एफ वाले भी मिल गए, लेकिन जीएच वाले अभी तक मिले नहीं हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें अभी तक हाइपोथेटिकली हैं। सर आयरन है। सर ये आयरन सिर्फ है। एच तक होता है क्या? ये बेटा जी और एच जो लिखा है मैंने, ये फ्यूचर में आने वाली थ्योरीज हैं जो लिखी हैं मैंने, ठीक है। अगर कभी कोई बहुत बढ़िया एलिमेंट आया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत 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 सारे हुए, उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ऐसा है जी, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स आपके फुल हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 5G में। अभी देखना आपको 5G और 6G की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 6H की तो दूर की ओके बात सर। है। देखना भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 1s में, ठीक है। अब इसका एक पैटर्न बता रहा हूँ, पैटर्न देख लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ से तो सीधा सीधा जाना है, ठीक है, 1s से 2s, 2s के बाद सिंपल सी बात है जी, नीचे उतर जाओ। लेकिन जब ये 2p से हम वापस जाएंगे तो 2p से हम वापस जाते हैं जी 3s के अंदर। अब सर ये तो बहुत बढ़िया, कोई बात ही नहीं है। 3s के बाद 3p, फिर उसके बाद हम उतर जाएंगे 3d में, लेकिन नहीं, 3p के बाद आप जाओगे 4s में, और फिर 4s के बाद आप जाओगे दोबारा से 3d में, फिर ऐसे 4p, फिर 5s, फिर 3d, फिर उसके बाद 6s, फिर 5p, फिर 4 6s के बाद 4f, फिर 5p। अब ये सर चल क्या रहा है? कुछ भी कहीं से भी कैसे भी हो रहा है, हमारी मर्जी थोड़ी है। मतलब सिंपल सी बात यह है, यहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए आप लगाओगे n+l रूल। n+l रूल देखो, बहुत बढ़िया रूल है, इजीली समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलो बताओ जी, n+l वैल्यूज बताओ ज़रा। 1s की n+l की वैल्यू कितनी होगी? 1 0 1। रेड से लिख लेते हैं जी 1। ये वही हमारी 1, ये आ गई हमारी 1। चलो बहुत बढ़िया। 2s की बताओ। 2 2, वेरी गुड। 2p की 3 कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा ये 1 2 3 क्यों लिखा और कैसे लिखा? कोई कमेंट में लिख दो, कोई बात नहीं, Yes, प्राइवेट sir. कमेंट भी हैं। यस सर, समझ में नहीं आया। ओके ओके, तो देखो मैंने ये क्या लिख रहा हूँ मैं रेड में, n+l वैल्यू। अब 1s के लिए n क्या है? 1, और l क्या है? s, और s के लिए l वैल्यू कितनी होती है जी? कितनी होती है बताओ जरा? 0। तो 1+0 कितना हो गया? 1। इसलिए 1 लिख दिया। अब जरा 2s का अपने आप निकाल के देखो भाई, n की वैल्यू तो 2 है ही, 0 s के लिए, तो 1 2 + 0 = 2। अब इसके लिए 2 है n, और p कितना होता है? 1, तो 2 + 1 = 3। अब जरा 3s का बताओ मुझे। Sir, 3. Sir, 3. 3, वेरी गुड। 3p का बताओ। 3p का 4 4. इसका बताओ। 5 वेरी गुड। 5. इसका बताओ। 4. 4 5 6 5 7 6 7 5 5 5, 6, 7, 8 8 6 6, 7 7, 8 8, 9। 9. अब करते रहना। ये वैल्यू समझ में आ गई कैसे लिखी है?
Yes. सबको क्लियर है ये मैंने क्यों लिखी है, कैसे लिखी है? Yes, sir. वेरी गुड। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब सर आपने तो बहुत बढ़िया बता दिया हमें n+l, लेकिन सर ये भी 3 है और ये भी 3 है, अब मैं क्या करूं भाई? एक बात बताई थी पिछली क्लास में कि ऐसा है, छोटे बच्चे को पहले इलेक्ट्रॉन दे दो। छोटा बच्चा पहले कौन? S वाला। जिसका नहीं, छोटा बच्चा वो है जिसकी n वैल्यू कम है। n जो है आपका याद रखो हमेशा, शेल जो है वो डिफाइन करता है इसके साइज को, 2, 3, 4 इस तरीके से। अब ज़रा एक चीज़ और सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल अब सर आप तो कह रहे थे कि s छोटा होता है, मैंने s को कभी छोटा नहीं कहा। s को मैंने कैसा कहा? हमेशा राउंड होता है। p को कैसा कहा? p कैसा होता है जी? p डम्बल्ड होता है। अब सर अगर डम्बल्ड इतना बड़ा है ना, तो उसका s भी इतना ही बड़ा होगा। क्या मतलब? अगर मेरा s इतना बड़ा है, अगर मेरा 3s जो है वो इतना बड़ा है, तो मेरा 3p ना इसी के अंदर ही इतना ही बड़ा डंबल होगा, कोई छोटा बड़े का सीन नहीं है। लेकिन अगर मैं 2s की बात करूं तो 2s बेशक छोटा होगा और 1s तो और ही छोटा होगा। अरे समझ में आई बात अब? सर लेकिन शील्डिंग इफेक्ट में तो p बाहर तक आ जाता है ना? एग्जैक्टली, वेरी गुड। वो p बाहर आने का रीजन यही तो है। s आप 3s को देखो, 3s के अंदर उसकी n+l की वैल्यू तो 3 है, p की कितनी है? 4 और d की कितनी है? 5। तो जितनी n+l की वैल्यू कम होगी, जितनी n+l की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस की तरफ। ओके उतना ज्यादा क्या होगा? न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन। अब जरा अपने आप देख लो, खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख लो मेरी कहीं पर, जहां भी आप नोट्स, अरे नोट्स बनाते हो या नहीं बनाते? Yes, sir. हाँ ग्रेट, गुड। ठीक है, तो नोट्स में एटलीस्ट ये लिख लेना आप कि n+l की वैल्यू इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए भी काम आती है, कि जिसकी वैल्यू कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। और n+l की जो वैल्यूज जो बढ़ रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस से उनका साइज भी दूर हो रहा है। अब सर आपने तो बताया था कि 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरे भी जाएंगे और लेकिन निकलेंगे भी पहले ही। अब वो रीज़न क्या है वो बाद की बात है, उसको हम बात करेंगे डी ब्लॉक में। अभी जैसा है वो आप सुनते रहिए। ओके ठीक है जी, यहाँ तक बढ़िया चल रहा है? Yes, sir. ठीक है, बाकी यस भी बोल दो भाई, चाहे कमेंट लिख दो, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए। ऑल गोइंग गुड? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। अब मैंने ये अच्छा आप लोग बताएंगे, हाँ 2p की वैल्यू भी 3 है और 3s की वैल्यू भी 3 है, पहले किसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरूं? 3s। बस छोटा बच्चा कौन है? 2p। छोटा बच्चा कौन है? 2p। 2p। तो पहले तो मैं चीज छोटे बच्चे को दूंगा ना, आपको तो बाद में दूंगा, है ना? तो वही पहले इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा छोटे वाले को। छोटे वाले का मतलब जिसकी n की वैल्यू कम है। n की वैल्यू 2p की कम है क्योंकि वो 2 है। एक मिनट, ओके आगे आते हैं। राइट, तो भाई चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देख लेते हैं किसी का भी। कैसे लिखेंगे आप? पहले आएगा 1s, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? 2s। वेरी गुड, 2s। 2s के बाद क्या आएगा? 2p। वेरी गुड। 2p के बाद 3s। 3s के बाद 3p के बाद वेरी गुड। 3d में जाने के लिए 5 चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ऑलरेडी 4 वाला मौजूद है, तो हम क्या करेंगे? 4s को पहले भरेंगे। 4s। अब 5 वाले कौन कौन है? 3d, 4p और 5s। तो इसी ऑर्डर में भर दो। 3d, 4p, 5s। वेरी गुड। अब 5s के बाद 4d, वेरी गुड। 4d,
5p, अरे अब तो भर लेना इलेक्ट्रॉन। 6s. अरे आसान तो हो गया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ठीक है ना, अब तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. चलिए ग्रेट। सर जी हाँ, सर ये जो 4D है ये तो 5s से पहले आना चाहिए ना, ये व्यूज का n कम है, d का 4 है और s का 5 है। 5s है और 4d है, तो आप कह रहे हैं 4d पहले आना चाहिए। आइए दोबारा देख लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई होगी, हम इंसान हैं, लेकिन लगता नहीं है जी केमिस्ट्री में गलती हुई होगी। 5s का है 5 और 4d का कितना है? एनर्जी लेवल ज्यादा है सर इसका, देखो 7. जी 4d का, अरे वो अपने आप बताएंगे, कोई बात नहीं। 6 आया समझ में? Yes, sir. मैंने छोटे सर, बच्चे जब- वाला सीन जब बताया था, जब n+l की वैल्यू बराबर होंगी, सिर्फ जब ही वैलिड होगा वो। ठीक है, हाँ जी बोलिए, क्या क्या कह रहे थे आप? सर जब n की वैल्यू सेम होगी तो हम SPD में कौन सा पहले लिखेंगे? जब n की वैल्यू सेम होगी तो SPD का सीन है ही नहीं, सिर्फ n की। अच्छा क्या क्या कह रहे हैं आप? जब n की वैल्यू सेम होगी, यस सर। हाँ तो ऑब्वियसली यार, जो आप छोटा वाला ये लिखो। अव्वल तो कभी होगा नहीं ऐसा, हमेशा आप n+l की वैल्यू काउंट करोगे नॉर्मली। सिर्फ l की या सिर्फ n की अकेले वैल्यू तो हम देख ही नहीं सकते, कोई फ़ायदा नहीं है देख सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है देखकर, गलत हो जाएगा आपका। आइदर सी वेदर द वैल्यू ऑफ द n+l कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, और अगर कोई भी n+l के अंदर सेम है तो सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू आप देखोगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि n+l और n की वैल्यू ही सेम हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके अगर हो जाए किसी को मेरी तरफ से 10,000 का इनाम। ओके सर जब 3D 4P एंड 5s सेम है तो सर हमने इन्हें कैसे अरेंज किया है? 3D 4P 4P और एंड 5s। 5s मैंने ये सब 5 है। n+l की वैल्यूज क्या हैं? n+l की वैल्यूज क्या हैं? बराबर हैं। 5. अगर इक्वल हैं तो हम किसकी देखेंगे? हम n की वैल्यू देखेंगे। N. जो भी n की वैल्यू छोटी ऑफर करेगा उसको हम इलेक्ट्रॉन पहले दे देंगे। अब जरा बताइए आप, किसने n की वैल्यू छोटी ऑफर करी है? 3D ने करी है ना सर 5 है। और यस सर। भाई, 3D ने ही तो करी है। 3D ने सबसे छोटी वैल्यू दी है, यस सर। उसके बाद 4P ने दी है, Yes, sir. उसके बाद 4P, 5S ने दी है, 5S. तो इसलिए 3D 4P एंड 5S। ओके यस सर। आखिर का है आपका एक आखिर लॉ है, लॉ क्या रूल कह लो, ये है आपका। अच्छा यहाँ तक सब क्लियर हो गया ना? सब बढ़िया, गोइंग गुड, Yes, sir. ग्रेट। आगे का हमारा आखिरी है कि हमारा हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है जी? याद रखना है, हुंड्स रूल बहुत सीधा साधा सा बहुत बढ़िया रूल है कि जी ऐसा है, पहले इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे भर दो, उसके बाद जाकर पेयरिंग कर देना। ओके इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऐसे फिल करते हैं जैसे मैंने करा है। फॉर एग्जाम्पल हाफ सेल। मान लो मेरे पास ये है, कोई भी एक ये है ओके, ये है मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले मैं जो इलेक्ट्रॉन भरूंगा वो एक स्पिन के अंदर भरूंगा। क्या हो गया ये? पहले जो मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा वो सिंगल स्पिन इलेक्ट्रॉन भरूंगा, जो कि ऐसा होगा। अच्छा ये अलाउड है या नहीं? नो सर, पहले सर हाफ वेरी सेल। गुड। sir. पहले सिर्फ और सिर्फ हाफ स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक मिनट बोल रहा हूं। ओके तो पहले जो हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कैसे भरे जाएंगे? हाफ स्पिन ऐसे, ये ऐसे। अब जब ये भर गया उसके बाद जाकर मैं पेयरिंग करूंगा।
ओके अगर पेयरिंग पूरी नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास इतने थे तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, बात ही खत्म। इतने इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, इतने ही भर दिए मैंने। सर तो जितने पेयर बनेंगे उतने बन जाएंगे और बाकी हाफ फिल रहेंगे। बस बात खत्म, बाकी अकेले अकेले रहेंगे। याद एक चीज़ ये रख लेना अपने दिमाग के अंदर हमेशा के लिए, अगर किसी भी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ये लाइन मेरी लिख लेना, अभी नहीं बाद में कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगी। अगर किसी एटम के पास, इफ़ एनी एटम डू हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट विल शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगर किसी भी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है, यानी कि उसने वो कोई ना कोई इफेक्ट दिखाएगा मैग्नेट से। मैग्नेट अगर उसके आसपास ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, मतलब ये है। लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता, और जिस चीज़ के अंदर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। ओके जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक, और जिसके अंदर कोई एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिल गया, वो वैसा मिल गया अनपेयर्ड, हाँ अनपेयर्ड मिल गया, कोई एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड मिल गया तो हम उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ओके तो भाई हुंड्स रूल हमारे भाई साहब क्या कह रहे थे, पहले आप सिंगल ऑक्यूपाई कर दो इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद पूरे भरवा देना। अच्छा एक बात सुन लो, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो इलेक्ट्रॉन भरे थे वो ऐसे करके हाफ एरो करके भरे थे, आप पूरा एरो भी भर सकते हो और आप ऐसे करके भी भर सकते हो, मर्जी है। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही है, ये सेम चीज़ है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं ऐसे भरे हुए हैं, हाँ बेटा बोलिए। वो डायमैग्नेटिक शो करेगा कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स के अरे लिख लो यार, लिख लो, इफ ऑल आर पेयर्ड, तो ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक। इफ एनी वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, तो वो हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक। ओके सर डायमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? डायमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि भाई मैग्नेट्स के आने जाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट ऑब्जेक्ट। वो होता है जी डायमैग्नेटिक। ओके सर, ठीक है। ओके अब आते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को, ये 9th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ 2 8 18 कर देते थे, जिसमें के LMN की वैल्यू लिख देते थे। अब क्या करना है हमें, अब हमें पूरे अच्छे से लिखना है। हमें पहले n की वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम l की वैल्यू लिखेंगे और उसके ऊपर हम लिख देंगे x का मतलब है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके। ये हमारा जर्नल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। ओके चलो आ जाओ, बात करते हैं हाइड्रोजन की। और भाई हाइड्रोजन साहब क्या हाल है, कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास? भाई मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओहो एक इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया जी, एक इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर वाले शेल में भर दिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले कौन भरा जाता है? 1s1। वेरी गुड, 1s भरा जाएगा। तो भाई 1s और 1s, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 लिखना जरूरी जी हाँ, 1 लिखना जरूरी है, 1 लिखना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप सिर्फ 1s लिख दोगे, वो सिर्फ एक ऑर्बिटल का नाम होगा, वो आपका पूरी प्रॉपर पोजीशन नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की। ओके अब इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरा एड्रेस बता रहा है भाई। पहले शेल के अंदर s होगा, आप जैसे बताते हो ना, ये वहाँ चले जाना, मैं बताता हूँ आपको। एटम है, एटम के अंदर क्या करोगे, एटम के अंदर जाना, सबसे पहले वाले शेल में घुस जाना, और सबसे पहले वाले शेल में घुसते ही पूछ लेना एस कहाँ है। और जैसे ही तुम्हें एस मिले, वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, वही होगा हमारा कौन, हाइड्रोजन का।
हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि भाई ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, क्वांटम नंबर्स हुए, ये सब एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि एटम के अंदर कभी जाओ तो ये मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन, यहाँ जाके जाओ तो मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा है, लेकिन यह है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, ऐसे ऐसे करके मिलेगा। इस तरीके से हम मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ओके, चलो जी आगे आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, एक कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6। बताओ भाई क्या लिखा जाएगा? 1s2 2s2 1s, मतलब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल? 2 दो। अरे ये तो सबको क्लियर है ना, 2 आते हैं। 2s2 2p2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, ये भी बहुत बढ़िया बात। अब आगे 2s के बाद कौन आता है? 2p। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? अरे 6 थे, 4 भर दिए, कितने रह गए? अरे 2 ही तो रह गए, तो 2 यहाँ आ गए। अब जरा एक बार इसके ऑर्बिटल्स बनाकर देख लो। ऑर्बिटल जो बनाना है सिर्फ आखिरी शेल के बनाने हैं, यानी कि 2s और 2p के ही ऑर्बिटल बनाने होते हैं हमेशा में। तो ये तो हो गए हमारे 2, ये यानी कि यहाँ तो पेयरिंग ऑब्वियसली होगी ही, 2 इलेक्ट्रॉन है तो, है ना। अब जरा 2p के अंदर आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यूँ भर दो, लो जी बात खत्म। भाई कार्बन का दिख गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? अरे यस और नो? सर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी के अंदर 2। हाँ तो ओके, टॉपिक्स नहीं बचा कोई, सारे टॉपिक हो चुके हैं इसके अंदर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सर ये पता कैसे चला? अरे भाई s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, s के अंदर कितना, m की वैल्यू कितनी होती है s के अंदर? एक ही तो होगा ना भाई। s की l वैल्यू कितनी है? 0, और 0 के अंदर प्लस l से माइनस l2 प्लस l होता है, सिर्फ और सिर्फ 0 ही तो रह गया। तो 0 का मतलब 1 है, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल का मतलब एक डब्बा होगा, एक डब्बे का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। वेरी गुड, ठीक है आगे आते हैं। अब एक चीज़, चलो अभी एक्साइटेशन की तरह बाद में बात करेंगे, ठीक है। आओ जी आप लिखो कार्बन उसका, लेट अस कंसीडर ऑक्सीजन का लिखो, चलो एटॉमिक नंबर 8 जल्दी से। वन s2 2s2 2p4। वेरी गुड सर 1s2 2s2 2p4। बहुत बढ़िया। सर सबने 2p4 क्यों लिखा है? क्योंकि p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना बेटा। 1s2 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4।
उसके बाद आएगा 2p। 2p के अंदर टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्यों आते हैं जी 6? इसका डब्बा बना के देख लो, 1 2 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं टोटल। अब 2 तो यहाँ आ गए, 2 यहाँ, कितने बचे? 4, इसलिए 4, बात खत्म। अब 4 भरे कैसे गए देख लो जी, ऐसे भरे गए। ये मैंने p बनाया, p के अंदर तो 1 2 3 और 4, बस। ओके यस सर। सर ये हमने एंड में शो क्यों करा है 2p4? एंड में मैंने क्या चीज़ ये क्यों बनाया? ये यस सर। ये दिखाने के लिए कि 2p4 कैसे कैसे हम फिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम मतलब fill- क्वेश्चन में ये लिखना जरूरी है आंसर में? डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बात खत्म। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ, सर हमने ऑक्सीजन के केस में 2s2 के ऑर्बिटल्स क्यों नहीं बनाए? बना लो भाई, मैं मना थोड़ी करा है। लो बन गए, लो जी बन गए। क्या मर्जी है आपकी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलो आप बनाओ अब टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 23 मैं 23 सोच रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 22 सही लिख रहा था मैं, 22। एटॉमिक नंबर 22। सर 1s2 S को हम 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। ओके 3 हाँ जी बोलिए, क्या कह रही थी आप? सर S को हम 1s² 2s² तो 3s² क्यों नहीं लिख रहे हैं? पहले 2p भरा जाएगा ना उससे पहले। अरे ये भूल गए आप। ये 1s के बाद 2s, फिर 2s के बाद क्या भरा जाएगा? 2p, फिर 2p के बाद क्या भरा जाएगा? 3s। जी हाँ सर बोलिए। टाइटेनियम की वैल्यू वो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 सर लास्ट होगा 3d2। 3d4 4s2 Yes, sir. 3d 4s2 3d2 आखिर का होगा। यस सर 3d2 Yes, होगा। sir. ओके, अब समझ में आया आपके जो पूछ रही थी अभी कि वो? यस सर। हाँ जी, सर लास्ट में तो 3d3 होगा ना? बेटा 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 23 नहीं। सर मैं समझे 23। नहीं 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कुछ एक्सेप्शंस पर। एक्सेप्शन क्या है यार, मतलब समझ लो कि एक्सेप्शन तो मैं सर? लोग कहते हैं। हाँ जी बोलिए। सर मेरा मतलब जो आया है ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद मतलब सही है ये? हाँ ठीक तो है भाई। सर ये 4s2 3d2 लिख दीजिए एक दफा। हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 4s2 3d। 3d2। सिंपल तो है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आ जाओ जी। अब ज़रा डी के अंदर दो प्यारे प्यारे एलिमेंट हैं। एक तो है आपका क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और एक है कॉपर एटॉमिक नंबर 29। ये थोड़े से मतलब थोड़े डिफरेंट एटॉमिक कन्फिग्रेशन के हैं। कैसे हैं दिखा देता हूँ। अगर मैं क्रोमियम का लिखूँगा, क्रोमियम की अगर मैं बात करूँ एटॉमिक नंबर 24 तो क्या लिखूँगा जी? 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s, अभी खाली छोड़ दो उस 3d। ठीक है जी। अब ज़रा एक बात बताओ, देखो
जो 4s है, 4s के अंदर आप सबके हिसाब से 2 भरे जाएंगे, वेरी वेरी गुड। और डी के अंदर कितने बचे? 4 बचे, तो डी रह गया। अब ज़रा डब्बा बना के देख लो। अब ज़रा डब्बा बनाते हैं हम, तो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आ गए, और जब 3D में बनाऊंगा, जब मैं 3D बनाऊंगा तो 1 2 3 4, याद ये रखना है कि सर जो भी है, कोई भी ऑर्बिटल है, एस है, पी है, डी है, कोई भी है, वो या तो हाफ फिल्ड रहना पसंद करेगा या फुल फिल्ड रहना पसंद करेगा। इतनी बात समझ में आई? या तो वो कैसा रहना पसंद करेगा? हाफ फील्ड या फिर और फुल फील्ड। फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड होने के लिए क्या करेगा ये? अब आप जानते हो भाई 4s के इलेक्ट्रॉन तो बड़े प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4s का इलेक्ट्रॉन तो फौरन सबसे पहले बहुत जल्दी निकलता है। तो होता क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाता है, तो इसका फाइनल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो यहाँ तक तो सेम रहता है, यहाँ तक तो सेम रहता है, उसके बाद हो जाता है 4s1 एंड 3d5। मार्क कर रहा हूँ जी, स्टार बना के, इम्पॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है आपसे ये। क्रोमियम का एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 फिर 3d10। सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के केस में होगा। कॉपर का भी बिल्कुल सेम केस होता है, लेकिन उसके 3p6 के बाद, कॉपर जो है एटॉमिक नंबर 29, उसके 3p6 के बाद 4s2 और 3d9 होता है। मैंने क्या बताया था? या तो वो आधा खुश रहेगा या फिर वो फुल्ली फिल्ड रहेगा। तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो ये हो जाता है 4s2 एंड 3d10, वो सॉरी 4s1 एंड 3d10। समझ में आ गया? सर ये क्यों जा रहा है उधर? मैंने बताया ना, या तो उनकी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। स्टेबल कब रहता है? या तो वो फुल्ली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। सर बस इन दोनों में ही होता है। सिर्फ इन दोनों में। अब फॉर एग्जांपल सर, आपकी बात में हमने मान ली, बहुत बढ़िया बात कही आपने, और लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बात अगर करूं उसकी टाइटेनियम वेनेडियम की, एटॉमिक नंबर 23, अगर मैं वेनेडियम की बात करूं एटॉमिक नंबर 23 की, तो सर ऐसा होता है, इसके अंदर होता है आपका 4s2 और 3d3, तो इसके अंदर तो ऐसा हो गया, फिर इसके अंदर तो अरे यार, ठीक है। तो इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 1 2 और 3। सर आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, यहाँ से दोनों ले ले, क्या परेशानी है? लेकिन नहीं ले सकता, उसकी उतनी, कह सकते हैं ना, उसकी उतनी औकात नहीं है। उतनी औकात होने का क्या मतलब है? सिंपल सी बात यह है, मतलब यह है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने आप उन दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाए। ठीक है, तो सर एनर्जी दे नहीं सकते? हाँ, आप एनर्जी दोगे तो चला जाएगा। भाई एनर्जी देने का क्या मतलब है? ज़रा दिमाग लगाओ। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, क्या हुआ? वो कहाँ, ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। क्या करके? एनर्जी एब्जॉर्ब करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो सारे कंसेप्ट वही है। ये वाला जो था कॉपर के अंदर और क्रोमियम के अंदर, ये इनका सीन ये है कि इनके पास ये इतनी जो एनर्जी है ना, ये इतनी एनर्जी इनको मिल जाती है कहीं ना कहीं से, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर वहाँ चला जाता है। और अब थोड़ी सी इतनी सी एनर्जी लेके अगर वो खुश हो रहा है तो दे दो। तो सिंपल सी बात यह है कि वो थोड़ी सी जो एनर्जी है वो उनको मिल जाती है नेचर से, तो इसलिए वो हल्का सा एक्साइटेशन हो जाता है। और यहाँ पर कॉपर और क्रोमियम में 4s1 और 3d10, और उसके अंदर क्रोमियम के अंदर 3d5 होता है। ओके, ठीक है जी। कॉपर की ओके सर। जी हाँ सर हमें ये कॉपर में क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो ऑर्बिटल्स को फिल कर देंगे, कोई हाफ फिल रह जाएंगे। हाफ से ज्यादा करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक रह गया ना अभी भी यहाँ पे, इसलिए
ओके ओके। तो हमें पीरियोडिक क्लासिफिक मतलब ये भी चलो आ गया, बहुत बढ़िया। सर जी हाँ बोलिए। सर तो वेनेडियम के साथ वो नहीं होता, उसके तो आखिरी 2 शेल डी के खाली रहते हैं। हाँ तो मैं वही तो, अरे भाई मैंने वही तो बात बताई कि सर जी ऐसा है कि उसके पास इतनी एनर्जी अपने आप नहीं आती, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी ज़्यादा भी तो चाहिए, वो इतनी एनर्जी उसको इतनी मिल नहीं पाती, इसलिए वो एक्साइटेशन होता नहीं है, सिंपल सी बात। सर तो एक ले ले। फ्री का थोड़ी है भाई। और इलेक्ट्रॉन, अरे यार एक बात बताओ, साइंस क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, एक जनरल सवाल है भाई, अच्छी जॉब मिल जाए, है ना? अरे यस और नो? Yes, sir, कह सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, कैसे? मतलब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कोई और अच्छे प्रोफेसर बन जाओ, इसलिए तो पढ़ते हैं साइंस। यही रीज़न हो सकता है, या फिर और किसी अच्छी इंडस्ट्री फील्ड, अरे किसी अच्छी फील्ड में जाने के लिए ही साइंस पढ़ रहे हो ना। तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एक्साइट जब ही तो कराएगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद खुश हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब एक इलेक्ट्रॉन लेकर ना तो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हुई, ना वो खुश हुआ, तो वो क्या फ़ायदा एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके? ठीक है, वेनेडियम की बात कर रहा हूँ। वेनेडियम मैंने नीचे बनाया था ना कि सर ऐसा है, ये एक ही क्यों नहीं भेज दे रहा? अरे सर जी ऐसा है, वो भेजेगा तो दोनों भेजेगा, जबकि वो खुश रहे। और सर 3p से नहीं ले सकते? 3p से बहुत अंदर चला जाएगा, 3p बहुत अंदर है। अब Okay, देखो sir. होता क्या है, जब मैंने ये लिखी थी ना आपको ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से, जो ये कहाँ गया, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, अब ज़रा एक चीज़ इसमें मार्क करता हूँ मैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये 1s तो है ही आपका ऑलरेडी अंदर, देखो 2s 2p, ये तो छोटे छोटे से, मैंने कहा था छोटे छोटों में ज़्यादा चुल नहीं होती, ज़्यादा बीमारी नहीं होती। हाँ, तो अब 3d बड़ा हो गया। अब देखो जी 4s अंदर आ गया और 3d बाहर हो गया। याद करो पेनिट्रेशन और शील्डिंग इफेक्ट। 3s ने अंदर के न्यूक्लियस को इतना अच्छे से टाइटली बाउंड कर लिया कि 3d बागी हो गया और वो बेवफा पीछे चला गया। इसका फायदा उठाया 4s ने, और 4s ने क्या किया, अपनी अच्छी शील्डिंग की वजह से 3d के अंदर पेनिट्रेट कर गया। अरे समझ में आ रहा है? यस हाँ, तो ये सब इसलिए हुआ ये। अब 3p से 3d में ट्रांसफ़र होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 3d से 4s के अंदर आना जाना आसान है। क्यों आसान है? कि 3d थोड़ा थोड़ा बाहर गया, 4s थोड़ा थोड़ा अंदर आया, तो इनके बीच में करीबी ज़्यादा हो गई, इसलिए इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का लेना देना आसान हो गया। ओके, यस और नो? सर तो वेनेडियम में ऑर्बिटल खाली रह गए तो वो चलेगा, मतलब? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, हाफ फील्ड या कंप्लीटली बिल्कुल फील्ड चलेगा, बिल्कुल चलेगा। उसको हाफ फील्ड होने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए वो ऐसे ही चलेगा। कभी कभी क्या होता है, वेनेडियम तो इतना बेचारा गरीब हो जाता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही निकाल देता है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 5 दिख रहे हैं ना, आखिर के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना। कभी कभी ये वेनेडियम अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा देता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सर जब इसके पास एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है ना बाहर से। The energy from external source will be given to any atom to remove an electron. अच्छा जी, क्या कहते हैं उसे? The amount of the energy required to release an electron from the atom is called ionization energy. लिख लो, काम आएगा अगले चैप्टर में ही, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। The amount of the energy required to release an atom, release an electron from an atom. अब उसकी कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए एक एटम में से? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, एंथैल्पी एनर्जी एक ही बात है। The amount of energy required to release या रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो रिलीज एन इलेक्ट्रॉन।
सर इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। जी, आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके सर। सर स्पेलिंग क्या है? किस आयोनाइजेशन, IONI, ओके सर, ओके सर। आयनाइजेशन एनर्जी। तो भाई हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आपके समझ में ना आए। सर जो आपने नोट सेंड करे हैं वो कंप्लीट हैं? नहीं भाई, वो कंप्लीट 5 पेजेस में आपको लगता है कि कंप्लीट हो जाएंगे वो नोट्स हैं? अभी तो यार उसमें तो बहुत कुछ है। उसके अंदर अभी मैं बताता हूँ, उसके अंदर अभी आपका क्या नाम है, पार्टिकल नेचर ऐड करना है, जिसके अंदर हमारा E इज इक्वल टू एच न्यू वाली इक्वेशन है। E इज इक्वल टू एच न्यू वाली इक्वेशन है, उसको ऐड करना है। उसके बाद आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा डालना है, फिर कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा डालना है। उसके बाद आपका सर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक के हैं, हाँ, वो वर्क फोटो इलेक्ट्रिक फंक्शन इफेक्ट तक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक है। हैंड रिटन तो मेरे पास है लेकिन बहुत बेकार वर्क राइटिंग है। फंक्शन से डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें बोहर थ्योरी डालनी है, लाइन स्पेक्ट्रम डालना है, बालमन लाइमर वाला। उसके अलावा आपका ड्यूअल नेचर डी ब्रॉगली डालना है। उसके बाद हाइजनबर्ग डालना है। हाइजनबर्ग के बाद आपका ये फाइनली क्वांटम नंबर्स ऐड करना है। थोड़ा सा लगेगा टाइम, अगर ज़्यादा जल्दी होगी तो मैं हाथ से बना के दे दूँगा फिर, क्योंकि एक्चुअली यार थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं टाइम आजकल निकाल नहीं पा रहा मेरे एग्ज़ाम की वजह से। सर आप हैंड रिटन भी भेज सकते हैं। चलो कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बताइए इस पूरे चैप्टर में किसी को भी कोई किसी तरह का डाउट है या नहीं, या बहुत बढ़िया चल रहा है अभी? आज क्या है? आज 19 है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे को ना एक वर्कशीट दूंगा जिसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो उनको ट्राई करके देखना संडे को। हाँ सर बोलिए। एग्जाम में यही वाला चैप्टर आएगा ना? कौन सा एग्जाम में? सर जो सितंबर में हमारे एग्जाम हो रहे हैं स्कूल ऑनलाइन। में? नो सर, यहाँ पर मार्जिन्स में। हाँ, तो ये इसमें तो ऑब्वियसली यही आएगा यार, ये वाला आएगा और चैप्टर 1 आएगा। सर जी हाँ, सर आप एग्जाम से पहले लॉग टेबल करवा दीजिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल करा देंगे, लॉक टेबल करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं सर करा चैप्टर दूंगा। 1 भी आएगा? हाँ, चैप्टर 1 भी आएगा। सर अब आप सर वो तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं। कराएंगे? जी हाँ, नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 1 स्टार्ट कराएंगे। चैप्टर 2 के आगे तो संडे easy है। एक्स्ट्रा क्लासेस। जी, चैप्टर 2 के आगे क्या? सर चैप्टर 1 तो बहुत इजी है सर। हाँ, चैप्टर 1 बहुत इजी है, सच में बहुत इजी। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th पढ़ी है ना, 9th के अंदर जैसे कैलकुलेशन वगैरह करी थी, वही सब कुछ वही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यस सर। सब वही है, Yes, सब sir. कुछ वही है। मोल कंसेप्ट कि कितना मोल होता है, क्या Yes, होता है, क्या sir. नहीं होता। उसके अंदर आपको कंसंट्रेशन भी शायद याद होगी, आपने निकाली होगी। तो वही चीज़ है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत बढ़िया। स्टोइशियोमेट्री है। हाँ, स्टिकियोमेट्री। ठीक है, तो वही है। अच्छा, अब मुझे बताइए इस चैप्टर के अंदर और किसी को क्या क्या डाउट हैं? सर मैंने angular फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सर स्टार्ट किया था, तो उससे आगे का मुझे कुछ भी नहीं पता। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आगे का आपको कुछ समझ में नहीं आया? सर सम क्वेश्चंस ऑन नहीं सॉरी, उससे पीछे का। अच्छा, उससे पीछे का। ओके ओके, आप उससे पीछे शायद उस क्लास में थी नहीं। यस सर। जी बोलिए अब क्या कह रहे थे? सर कैन वी प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग? दोबारा बोलिए, थोड़े डिस्टर्बेंस हो रहा था। सर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाले पार्ट के लिए सर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की क्या चाहिए आपको, क्वेश्चंस वगैरह? यस सर। मैंने कहा ना कि एक वर्कशीट में भेज दूंगा संडे को, तो उसमें तकरीबन सारे जितने भी कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पर सारे के होंगे। सर एक बार एंगुलर मोमेंटम बता दिए। एमवीआर। ओके, एंगुलर मोमेंटम, चलो बताते हैं। और बताओ, और ऐड करो उसमें, और क्या क्या बताना है? सर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ओके, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एनर्जी पॉकेट।
एनर्जी क्या? क्या कह रहे थे आप? एनर्जी व्हाट? एनर्जी पैकेट। अच्छा, एनर्जी पैकेट्स। ओके ओके ओके, वन मिनट। फोटोन। ओके, तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम आपको बताते हैं, ठीक है। देखो, याद ये रखना है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा सिर्फ उस चीज़ का होता है जो चीज़ घूम रही है। ओके, अब क्या क्या चीज़ घूम रही है भाई? हमारे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा होगा, ठीक है। तो ये एक रोटेटिंग बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इनर्शिया के साथ। अब इनर्शिया क्या होता है सर? इनर्शिया आप पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन में, जब आप फिजिक्स के अंदर, शायद पता नहीं भी स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे तो भाई ऐसा होता है कि ओके हाइजेनबर्ग, ठीक है, अभी बताते हैं। तो आपके एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। तो भाई एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जो है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई भी है, उसकी प्रॉपर्टी होती है एंगुलर मोमेंटम। अब जब कोई भी चीज़, आपको सोचो, जब कोई भी चीज़ बहुत तेज़ घूम रही होती है तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स की ज़रूरत होती है ना, तो वो किस हिसाब से, किस तरीके से घूम रही है, वो होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मेन चीज़ मोमेंटम वहाँ यूज़ होता है, किसी चीज़ को रोकने के लिए कितनी फोर्स लगाई जाए, ठीक है, वो होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। आगे बच्चे कह रहे हैं कि सर एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझ नहीं आया। भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, पहले तो आप सिर्फ स्पेक्ट्रा की बात करो। स्पेक्ट्रा क्या होता है कि हमारे जितने भी हमारे कोई भी रेडिएशन आ रही है सन से, तो उसको हम प्रिज्म के ज़रिए उसको हम स्प्लिट कराएंगे और हम ये देखेंगे कि बहुत सारी उसमें अलग अलग क्या होती हैं, रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब जब रेडिएशन इसमें प्रेजेंट हो, इसका मतलब यह वाइट लाइट के अंदर इतनी सारी अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। अब जब इतनी तरह की हमारे पास फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, तो हमने क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमने एक एटम को दी, तो क्या हुआ, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया और उसके बाद वापस जब वो आया तो उसने कोई ना कोई किसी न किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को एमिट किया। अब जो भी एमिट किया, जितना भी वो एमिट किया, उसको हमने चेक कर लिया कि सर इतने, फॉर एग्जांपल XYZ इतनी वैल्यू है उसकी। अब जो भी वैल्यू हमारी आई तो हमें इतना मालूम पड़ जाएगा कि जी ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल n=4 से लेकर n=3 के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आ रहा है तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो अलग अलग रास्ते इलेक्ट्रॉन के आने के अलग अलग वेवलेंथ को एमिट करते हैं और वही सारी वेवलेंथ टोटल मिला के एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहलाता है, ठीक है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है भाई? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? वो ये होता है कि ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऑर्बिटल में, बहुत बढ़िया बात। तो हाइजेनबर्ग ने कैलकुलेशंस करी और उसने ये कहा कि सर ऐसा है, इलेक्ट्रॉन के चलने का मोमेंटम यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ नहीं मालूम कर सकते, ठीक है। ओके, तो भाई सिंपल सी बात यह है कि हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, एनर्जी पैकेट क्या होते हैं सर? एनर्जी पैकेट असल में ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी लाइट ट्रैवल कर रही है, तो लाइट जब ट्रैवल करती है वो छोटे छोटे, देखो फॉर एग्जांपल बारिश आ रही है, बारिश कैसे आती है? एक साथ तो पानी आता नहीं है, छोटी छोटी बूंदों में आता है ना। तो भाई जैसे लाइट ट्रैवल कर रही है तो वो लाइट भी ऐसी छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करती है, वो होते हैं हमारे फोटॉन्स। तो यानी कि लाइट के ट्रैवल करने की जो यूनिट है वो फोटॉन्स की है। अगर एक फोटॉन की मैं बात करूं तो वो एक फोटॉन
एक फोटोन जो होता है किसी न किसी XYZ जिस भी फ्रीक्वेंसी से चल रहा होता है, तो उसकी एक एनर्जी जो निकलती है वो एक h न्यू निकलती है. 1 h न्यू इज द एनर्जी फॉर वन पैकेट, वन एनर्जी पैकेट. ठीक है, जब हम E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हम करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक फोटोन की एनर्जी होती है. और फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 मोल फोटोन है, तो क्या करूँगा मैं, उसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा. और ये चीज़ आपको मैंने बताई थी कि भाई 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी जब हम निकालते हैं तो उस एनर्जी को कितना क्या कहते हैं, 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी. 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो ये हो गया आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर. जो मैंने बताना चाह रहा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर देखो सिंपल सी एक बात आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो ऊपर जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, और ऊपर से अगर वो नीचे जाएगा तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा. तो वो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी रिलीज़ करेगा, वो सारे के सारे आपके स्पेक्ट्रा बन जाएंगे. स्पेक्ट्रा एक पूरा ब्रॉड रेंज होती है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की. रिडबर्ग्स इक्वेशन. ओके, रिडबर्ग्स इक्वेशन क्या होती है भाई, ये रिडबर्ग्स इक्वेशन असल में फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर या लैम्डा निकालने के लिए होती है. कब, जब एक वेव एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का आना या जाना होता है, उसके लिए हम एनर्जी निकालते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं, या फिर जो भी निकालते हैं फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वो हम रिडबर्ग्स इक्वेशन से निकालते हैं. जी हाँ, रिडबर्ग्स इक्वेशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है. बिल्कुल बिल्कुल एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ही रिलेटेड है. उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन था, मान लो फर्स्ट में था, थर्ड में था, थर्ड से फर्स्ट में आया, तो उससे कितनी एनर्जी निकली. अब एनर्जी निकली का मतलब उसमें से कितना कोई ना कोई रेडिएशन निकला होगा, और रेडिएशन निकलना का मतलब एटम के अंदर से कोई ना कोई स्पेक्ट्रम निकला है. ठीक है, तो इसलिए ये इंटरलिंक्ड है. और कोई सवालात? क्वांटम नंबर में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर. ओके, बहुत बढ़िया. सर आप एग्जाम से पहले पहले पीडीएफ भेज देंगे पूरे चैप्टर की? आराम से मिल जाएगी, मिल जाएगी, डोंट वरी. ओके, तो ऐसा है, नेक्स्ट वीक की क्लास से पहले, ठीक है, किसी एक छुट्टी वाले दिन इन द सेंस उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपकी कोई क्लास नहीं होगी, उस टाइम पर एक छोटा सा टेस्ट अरेंज करूँगा मैं ऑनलाइन. ठीक है, तो उसके लिए सब रेडी रहिएगा. डेट मैं अभी नहीं बता रहा, डेट मैं बाद में ही अनाउंस कर दूँगा. सर MCQ वाला? हाँ, ऑब्वियसली MCQ वाला ही होगा. MCQ ही पॉसिबल है, क्योंकि पूरा कंप्लीट डेरिवेशन तो मैं नहीं करा सकता. कंप्लीट चैप्टर तो सर? जी हाँ, कंप्लीट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ना. ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन. भाई डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कहती है, mvr इज इक्वल टू NH/2π. आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है. सर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा का रीज़न क्वांटाइजेशन होता है. बिल्कुल बिल्कुल, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा का जो रीज़न होता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा का क्या मतलब, स्पेक्ट्रा स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ की कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, और हर चीज़ की जब स्पेसिफिक वैल्यू होती है तो वो क्वांटाइज्ड में आता है. इसीलिए तो हम कहते हैं कि लाइट जो है, लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है. क्यों क्वांटाइज्ड है, क्योंकि हर फोटोन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और सारे फोटोन्स की एनर्जी को ऐड करते रहें तो आप टोटल आपकी एनर्जी आ जाती है. ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं लाइट इज़ क्वांटाइज्ड. ओके, डी ऑर्बिटल कितनी तरह के होते हैं? ओके भाई, एस जो होता है वो एक ही तरह का होता है. मैंने बताया था एस के अंदर एक वैल्यू होती है सिर्फ 0. ठीक है, तो एस सिर्फ एक ऐसी होता है. अगर मैं पी की बात करूं तो पी कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, +1, 0 और -1. उनके नाम भी आप सुन लीजिए. एक होता है PXY, एक होता है PYZ, एक होता है PZX. XY, YZ और ZX. ठीक है, अगर मैं डी की बात करूं तो डी आपका कैसा होता है, डी आपका dx²y². ठीक है, एक मिनट, मैंने डी वाले लिखवा दिया आपको शायद. हाँ सॉरी,
आप P के सर, अंदर P के हाँ तो P के अंदर PX PY और PZ होता है, सॉरी P के अंदर Yes, सिर्फ sir. PX PY और PZ होता है। D के अंदर DXY YZ और ZX होता है। उसके अलावा DX² Y² और D सिर्फ Z², ये होते हैं 5 D। और P कौन कौन से? PX PY और PZ। डी ब्रॉगली ने बोहर की थ्योरी के बाद इक्वेशन दी थी। यार देखो इनका सबका काम ना साइमल्टेनियस चल रहा था, इधर डी ब्रॉगली कुछ ना कुछ काम कर रहा था। और एक बात और मैं बता दूं, जो नील बोहर थे ना आपके, वो नील बोहर सबके जितने भी ये लोग हैं इन सब के प्रोफेसर थे, ठीक है। और ये जितने भी आए हैं बाद में, डी ब्रॉगली और ये सब क्या नाम है आपके आइंस्टाइन वगैरह, ये जितने भी थे ये सारे के सारे इनके स्टूडेंट्स थे। तो ये आप ये सोचो कि ये जितनी ये थ्योरीज इसमें लिखी है ना, कि डी ब्रॉगली इक्वेशन, बोहर थ्योरी और प्लैंक्स वैल्यू, ये इनका पीएचडी वर्क है। इन्होंने पीएचडी जब करी थी ना तो ये इस चीज़ को फाइनलाइज किया था, इनका पीएचडी वर्क था ये, ठीक है। हाँ तो Excuse me, sir. जी हाँ बोलिए। सर, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है उसमें उन्होंने जो बताया था, उसने डी ब्रोगली की बात को गलत प्रूफ किया था ना? उसने हाइजेनबर्ग के अंदर, जी हाँ, वेव थ्योरी को, सिर्फ वेव थ्योरी को गलत प्रूफ किया था। सर, डी ब्रोगली ने बोला था MBR इज इक्वल्स टू NH/2 तो सर ये पूरा उन्होंने गलत प्रूफ किया था ना? हाँ, वो इक्वेट डी ब्रॉगली ने इक्वेट कर दिया था, लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि जरी इक्वेट तो एक्यूरेट तो आप निकाल ही नहीं सकते, पोजीशन और मोमेंटम आप एक्यूरेटली तो निकाल ही नहीं सकते। तो हाइजेनबर्ग ने उसको ये ठीक कह सकते हैं कि उसको आप इक्वेट नहीं कर सकते, यानी कि आप हाइजेनबर्ग की बात बेहतर थी एज कम्पेयर टू डी ब्रॉगली, करेक्ट किया था, गलत प्रूफ नहीं किया, ठीक है। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि आपने एक मेटल प्लेट के ऊपर क्या किया, एक किसी न किसी वेवलेंथ की एनर्जी डाली, ठीक है। अब जो मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक किसी न किसी एक एनर्जी के साथ बाउंडेड है कि इसको इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ओके। अब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए उसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, या फिर क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारी वर्क फंक्शन हो गया। अब मान लो मैंने उसको एनर्जी दी वर्क फंक्शन से ज़्यादा, तो भाई मैंने एनर्जी भी दे दी, वर्क फंक्शन भी उसको मिल गया, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, और बची कुछ ही जितनी एनर्जी थी, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाउंडेड है 10 जूल एनर्जी के साथ, मैंने दे दी 20 जूल, तो क्या हुआ, 10 जूल तो ऐसे निकालने में खर्च हुई और 20 जूल बची कुछ जो एनर्जी थी वो यूज़ हो जाएगी एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो जो जितनी एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, द एनर्जी इंसिडेंट will always be equal to the work function plus the kinetic energy of the electron, of the moving electron। ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मान लो सिर्फ हमारी वर्क फंक्शन ही 10 जूल है और मैंने जो क्या नाम है जो एनर्जी दी वो 5 जूल दे दी, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें से? नो सर, बिल्कुल नहीं निकलेगा। दैट्स इट, ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या सीन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने पार्टिकल नेचर को प्रूफ किया था कि भाई ऐसा होता है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नेचर है, यानी कि जो हमारे क्या बोलते हैं लाइट जो है उसके अंदर भी पार्टिकल नेचर भी होता है, सिर्फ वेव नेचर नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जाकर फिर पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए किसने काम किया, आपका प्लैंक्स ने, मैक्स प्लैंक ने काम किया। तो मैक्स प्लैंक ने क्या काम किया, वो E=hν वाली जो इक्वेशन थी फिर उस पर गया, फिर उसके बाद प्रूफ किया गया कि हाँ जी सही, बिल्कुल सही बात है, पार्टिकल नेचर भी होता है। सर हाउ कैन वी प्रूव दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द नोड्स? ओके बताता हूँ सर। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? बट एनर्जी लेवल्स आपके सिर्फ शेल होते हैं, जो आपने शेल पढ़े ना K-element शेल, वो आपके एनर्जी लेवल ही होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मान लो न्यूक्लियस है बीच में, उसमें एक लेवल यानी कि फर्स्ट शेल, सेकेंड लेवल यानी कि सेकेंड शेल, ठीक है, इस तरीके से। हाउ कैन वी प्रूव दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द नोड? देखो बेटा, प्रूफ तो देखा जाए तो मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है इतनी मैथमेटिक्स आपसे हजम नहीं होगी,
हाँ, मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम अच्छे से प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नोड्स में हैं या नहीं है, आराम से प्रूव कर सकते हैं। असल में ग्राफ बनाते हैं, एक मैथमेटिकल जब प्रूफ बना लेते हैं ना, इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन को ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ ये बताता है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब यह है कि न्यूक्लियस से कितनी दूर जाते वक्त इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अचानक से बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो उस तरीके से मतलब मैथमेटिकली ये सब प्रूफ करते हैं हम। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सारे प्रूफ्स हम मैथमेटिकली ही कर सकते हैं। प्लैंक कांस्टेंट को बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूज़ किया, बिल्कुल यूज़ किया है प्लैंक कांस्टेंट को बहुत सारे साइंटिस्ट ने, कई जगह यूज़ होता है। ओके सर क्वांटम बीन्स, क्वांटम वर्ड मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की पूछ रहे हैं आप या क्वांटम वर्ड की बात कर रहे हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, पहले चलिए क्वांटम की बात कर लेते हैं। असल में क्वांटम जो होता है वो एनर्जी पैकेट को कहते हैं क्वांटम। बहुत सारे एनर्जी पैकेट, एक एनर्जी पैकेट मतलब क्वांटा, बहुत सारे एनर्जी पैकेट मतलब क्वांटम। अब उसी की बहुत अच्छे से फर्दर स्टडी करना इज़ द क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब वो जो क्वांटा जो है, जो एनर्जी का पैकेट है, वो कैसे मूव कर रहा है, वेव में कर रहा है, पार्टिकल के हिसाब से कर रहा है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, उसकी बात हम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ओके, एंड एनर्जी पैकेट इज, एनर्जी पैकेट क्वांटम होता है, और लाइट के एनर्जी पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। सर एनर्जी पैकेट क्या होता है? एनर्जी पैकेट ये होता है कि हम एनर्जी पैकेट आप ये समझ लो, मुझे आपको 100 रुपये देने हैं, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ एक के सिक्के हैं, तो मैं आपको 100 सिक्के दे दूंगा। तो एक सिक्का जो है उसके अंदर वो एक सिक्का जो है वो एक पैकेट है, 100 पैसे का, ठीक है। जो एक रुपये का एक कॉइन है, दैट इज़ द पैकेट। तो हम क्या किस चीज़ की बात कर रहे थे? एनर्जी पैकेट की। एनर्जी पैकेट। तो भाई ऐसा है, मैं जो आपको 100 पैकेट दूंगा 1 रुपये के, मतलब 100 सिक्के दूंगा, 100 कॉइन्स दूंगा, तो हर पैकेट की कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। तो एनर्जी पैकेट का मतलब देखो, असल में तो पैकेट तो होगा नहीं बना हुआ, सिंपल सी बात है। पैकेट होने का ये मतलब है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू की एनर्जी एक बारी में जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी पैकेट होने का असल मतलब तो ये है कि एक स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू एक एक करके ट्रांसफ़र करोगी। इसका मतलब एनर्जी पैकेट को हम ऐसे समझ सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 10 का नोट होता है वो 100 1 रुपये जो 10 का नोट जो होता है वो 10 1 रुपये के सिक्के का पैकेट होता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक वैल्यू बन गई 10 रुपये, और मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो अब कैसे ट्रांसफ़र करूँगा? मैं 10 के नोट में ट्रांसफ़र करूँगा आपको, तो दैट इज़ द एनर्जी पैकेट ऑल्सो, अ टाइप ऑफ द पैकेट ऑल्सो। तो हम उसको ऐसे समझ सकते हैं। सर तो ये किस चीज़ से रिलेट करता है? ये लाइट को ट्रांसफ़र करता है। एक लाइट, फॉर एग्जांपल ये मेरा जो फेस है, यहाँ पर लाइट पड़ रही है और आपको जो मैं दिख रहा हूँ, तो ये जो ट्रांसफ़र हो रही है ना लाइट, है ना, ये ट्रांसफ़र जो हो रही है इसको हम ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं कि सर ऐसा है, ये एक साथ ट्रांसफ़र नहीं हो रही, एक एक फोटोन जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है कैमरे पे, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और आप तक दे रहा है, ठीक है। तो लाइट जो है, लाइट क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि लाइट का हर फोटोन एक स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी लेकर चलता है, और बहुत सारे फोटोन होते हैं जो बहुत सारी एनर्जी लेकर चलते हैं। इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। लाइट एक साथ अचानक से नहीं दिखती, लाइट के भी छोटे छोटे से फोटॉन्स होते हैं, उसकी एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिसमें वो चलती है, जिसमें वो ट्रैवल करती है, ठीक है। आई होप कि यहाँ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया होगा, और अगर जिसको और भी अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सबके पास व्हाट्सएप है ही मेरा, तो आप मैसेज डाल देना
अब रिप्लाई देखो फ़ौरन तो बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन जब टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आप ग्रुप में भी अपने पोस्ट कर सकते हो, वहाँ भी आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ऑल गोइंग गुड। आई होप कि आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव रही हो और चैप्टर आपकी समझ में आया हो। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ Thank you, sir. ग्रेट डे। ओके, गुड बाय। और कोई अगर किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने कहा था कि सर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो अच्छे से अटैच कर रहा हुआ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। सर एस ऑर्बिटल को स्टेशनरी क्यों कहते हैं? एस ऑर्बिटल किसे कहते हैं? सर एस ऑर्बिटल को स्टेशनरी कहते हैं। मेरे नहीं आया समझ में, दोबारा बोलिए। सर एस ऑर्बिटल को, सर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एस ऑर्बिटल में उन्हें सर एस ऑर्बिटल को स्टेशनरी कहते हैं। हाँ, स्टेशनरी कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिटल होता है। असल में वो मूव नहीं सर करता वाई? ना, वो स्फेरिकल है। ठीक है, और स्फेरिकल होने का मतलब ये नहीं है कि बॉल है, स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो वो हिलता नहीं है कहीं ना कहीं। जबकि पी ऑर्बिटल जो है, पी ऑर्बिटल लीनियर होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 होते हैं पी ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो वो कहीं ना कहीं मूव स्पेस कर सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एस अगर करेगा भी तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए वो स्टेशनरी होता है। ठीक है, हाँ मैं दूंगा बिल्कुल, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बिल्कुल सबको मिल जाएंगे। ठीक है, यू कैन स्टार्ट लीविंग द क्लास। सर? हाँ बोलिए, बोलिए। सर प्लीज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दीजिएगा, फिर वो होते नहीं है और फिर कॉन्फिडेंस आता नहीं है। अरे आएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा। आसान ही दूंगा, बहुत मुश्किल नहीं दूंगा, डोंट वरी। नो सर डिफिकल्ट का अलग सेक्शन बना दीजिए ताकि सर जिन्हें उसमें सेक्शन सर बना इनके दो लिए ना, डिफरेंट वो बना दीजिएगा। सेक्शन बना ताकि दो, जिन्हें कोई बात कॉन्फिडेंस नहीं आता वो इजी अटेम्प्ट कर सके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अलग अलग सेक्शन बना देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सर, सर, आपको क्या लगता difficult है दे कि दीजिएगा सर। इलेक्ट्रॉन किस तरह होगा अगर 200 साल बाद दिख गया तो? देखो भाई, मैं तो आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात यह है, इलेक्ट्रॉन अगर दिख गया, वैसे आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसको भी निकाल लिया गया है आज की जो लेटेस्ट थ्योरीज है। तो इलेक्ट्रॉन, हाँ ये बात अलग है, इलेक्ट्रॉन की क्लियर इमेज नहीं दिखी है। इलेक्ट्रॉन दिख तो गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्लियर इमेज नहीं दिखी है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन दिखना नियरली इम्पॉसिबल है। हाइजेनबर्ग ने ही बता दिया कि या तो ऐसा है भाई, या तो मोमेंटम निकाल लो, या तो ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आया। मोमेंटम हम ऐसे ही तो निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन चल रहा था, यहाँ पर हमने रोक लिया उसको, यानी कि या तो उसको हम यहाँ पर देख लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ नहीं देख सकते तो आप क्या देखोगे, या पोजीशन देख लो, और पोजीशन तो देखना नियरली इम्पॉसिबल इतने छोटे पार्टिकल को। तो आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट शेप, साइज़ ये सब पता कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। सर मतलब इलेक्ट्रॉन भी इंडिविजिबल नहीं है, उसके अंदर भी इंडिविजिबल यूनिट। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन इज़ एन, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इट्स नॉट इंडिविजिबल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको कर सकते हैं। उसके अंदर होते हैं क्वार्क पार्टिकल्स। क्वार्क पार्टिकल्स को भी हम डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि उसको भी हम तोड़ सकते हैं। उसके अंदर और नए पार्टिकल्स आते हैं। तो अभी भाई अभी शुरुआत है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग ही दुनिया है, कह सकते हैं, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।